हेलो एवरीवन, एजी फिजिक्स बाय एन के चैनल पर आज के इस वीडियो में आप सभी बच्चों का एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत है। काफ़ी सारे बच्चों ने कहा कि सर ऑप्टिक्स का जो चैप्टर है वो हमारे लिए बड़ा क्रिटिकल है और इसमें जो प्रकाशिक यंत्रों का टॉपिक है वो हमें समझ में नहीं आ रहा। तो आज आप सभी लोगों की प्रॉब्लम्स का समाधान करने के लिए हमें एक बार पुनः हाजिर हो गए हैं। वीडियो के एंड तक आप हमारे साथ बने रहिए और वीडियो के लास्ट में आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखेंगे कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। जैसा कि आपको पता है कि 12th क्लास की फिजिक्स में जो ऑप्टिक्स का चैप्टर है, प्रकाशिकी का जो चैप्टर नंबर हमारा 9 है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से 6 या 7 अंकों के प्रश्न आप लोगों से पूछे जाएंगे और इसमें 3 अंकों का एक बड़ा प्रश्न आएगा और बड़े प्रश्न के अंदर अथवा का पोर्शन भी रहेगा। और मोस्टली मेरा ये मानना है कि यदि आप ऑप्टिक्स में प्रकाशिक यंत्रों का जो टॉपिक है, जिसमें सरल सूक्ष्मदर्शी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी के अंदर आपके पास 2 ऑप्शन है, अपवर्तक दूरदर्शी और परावर्तक दूरदर्शी, यदि ये चारों टॉपिक आप कंप्लीट कर लेते हैं तो 3 अंक आप लोगों के पूरे तैयार हो जाएंगे। तो आज चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। प्रकाशिक यंत्रों में हमारे पास 4 तरह के उपकरण हैं, जिसमें सबसे पहले हमारे पास आता है सर सरल सूक्ष्मदर्शी। आप लोगों से पूछा जा सकता है सरल सूक्ष्मदर्शी किसे कहते हैं, तो मैं यहाँ पे आप लोगों को बोल करके बताऊंगा। वो चीज़ें आप भी वीडियो को पॉज कर करके और नोट्स के रूप में आप लिख सकते हैं। बोर्ड पे सब कुछ बातें थ्योरी लिख पाना इतना पॉसिबल नहीं हो पाता है। सरल सूक्ष्मदर्शी क्या होता है, तो किसी सूक्ष्म वस्तु का, किसी निकट रखी वस्तु का जो हमारे पास है, तो अपन लिखेंगे किसी सूक्ष्म वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए जो उपकरण काम में लिया जाता है उसे हम सरल सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। क्लियर? अब जनरली देखो क्या होगा, अपन पूरा टॉपिक पढ़ेंगे। ये मान लीजिए आपके पास कोई एक वस्तु है, इसका नाम है सर PQ। ये बहुत छोटी है। इस छोटी वस्तु को जब मैं यहाँ पर आंख से देखूंगा, यहाँ पे मैंने आंख रखी है, यहाँ पे हमारी आंख है, और इस आंख से जब अपन यहाँ पे देखते हैं तो इस वस्तु के द्वारा हमारी आंख के ऊपर एक एंगल बनता है जिसे हम कह देते हैं अल्फा। और आप जानते हैं कि किसी भी वस्तु को स्पष्ट देखने के लिए उसे न्यूनतम दूरी पे रखना बहुत जरूरी होता है, और स्पष्ट देखने की जो न्यूनतम दूरी होती है वो होती है हमारी 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर के ऊपर यदि कोई वस्तु रखी जाएगी तो वो हमें बहुत स्पष्ट दिखाई देगी, और उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? D से, कैपिटल D से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस छोटी सी वस्तु को जब हमने स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी के ऊपर रखा तो यहाँ पे आंख के ऊपर एक एंगल बना अल्फा। तो ये चित्र हमें यहाँ पर बनाना है। अब सर स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर हो गई, तो स्पष्ट देखने की अधिकतम दूरी कितनी होती है? तो बेटा मैं आपसे सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगा, क्या आप चांद को नहीं देखते हो? क्या आप सूरज को नहीं देखते हो? तो जब आप चांद और सूरज को देख सकते हो तो निश्चित रूप से स्पष्ट देखने की जो अधिकतम दूरी है वो अनंत होती है। आपको याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, इस वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए हम एक कम फोकस दूरी वाले, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस हम यहाँ पे काम में लेने वाले हैं। कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस। सर कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस क्यों? इसका भी अपन बात करेंगे। उत्तल लेंस, ठीक है, कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस। यहाँ पे हमने एक कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस ले लिया, ठीक है सर। ये इसका मुख्य अक्ष है, ये इसका प्रकाशिक केंद्र O है, यहाँ पे इस लेंस का फोकस बिंदु F है, ठीक है सर। एक्चुअली क्या है कि हमें उस वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनाना है और हम उस वस्तु का सीधा प्रतिबिंब बनाना चाहते हैं। तो उत्तल लेंस के अंदर आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अनंत पे जब वस्तु रखी होगी तो उसका प्रतिबिंब फोकस पे बनेगा, लेंस के दूसरी तरफ बनेगा, उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा और बहुत छोटा बनेगा। जैसे जैसे बिंब समीप आएगा वैसे वैसे उसका बनने वाला प्रतिबिंब दूसरी तरफ दूर खिसकता जाएगा, और अंतिम स्थिति में जब हमारा बिंब उत्तल लेंस के फोकस पे आ जाएगा तो उस वस्तु का प्रतिबिंब दूसरी तरफ अनंत पे जाके बनेगा और बड़ा बनेगा। लेकिन सर हमने तो आंख यहाँ पे रखी हुई है, अब अगर इस लेंस के दूसरी तरफ यदि प्रतिबिंब बन जाएगा तो फिर हम उसको तो देख ही नहीं सकेंगे। तो हमें इस वस्तु का प्रतिबिंब इसके पीछे ही चाहिए, इससे पहले ही चाहिए। और उत्तल लेंस के अंदर आप लोग जानते हैं कि केवल मात्र एक ही ऐसी स्थिति है कि जब किसी वस्तु को उसके फोकस और प्रकाश केंद्र के बीच में जब रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब उसके पीछे बनता है, आवर्धित बनता है, सीधा बनता है। और हम ये चाहते भी हैं कि हमारी वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो सीधा भी बने, इसलिए हम उस वस्तु को कहाँ रखेंगे? फोकस और प्रकाश केंद्र के बीच में रखेंगे, फोकस और प्रकाश केंद्र के बीच में रखेंगे। अब मान लीजिए कि इसका फोकस बहुत ज्यादा हो गया, तो फोकस जब बहुत दूर हो जाएगा तो हम उस वस्तु को हमें बहुत दूर ले जाना पड़ेगा।
ठीक है, उसका बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए हमें उसको बहुत दूर ले जाना पड़ेगा, इसलिए कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस हम काम में लेते हैं। वस्तु को कहां रखेंगे? वस्तु को रखेंगे फोकस और प्रकाश केंद्र के बीच में, यहां पे रख देते हैं। छोटी सी वस्तु है तो इसका छोटा सा चित्र बना लेते हैं हम, इसका नाम लिख देते हैं सर ये P है और ये Q है। यहां से प्रकाश की किरणें आएंगी, जो मुख्य अक्ष के समांतर आएगी वो इस वस्तु के दूसरी तरफ का जो फोकस होगा वहां से निकल जाएगी, और जो प्रकाश केंद्र से होकर के प्रकाश की किरण आएगी वो सीधी निकल जाएगी। और आप देख रहे हैं कि ये दोनों प्रकाश की किरणें जो है वो आगे जाकर के एक दूसरे से दूरी इनके बीच की बढ़ती जा रही है, और दूरी बढ़ेगी तो ये आगे जाकर के नहीं मिलेंगी। तो इनको मिलाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इनको हम पीछे की तरफ, दोनों किरणों को पीछे की तरफ बढ़ा देते हैं, और जैसे ही हम इन दोनों को पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो यहां पर चल करके इसका प्रतिबिंब जो है वो हमें प्राप्त होने वाला है। इस PQ वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो हमें यहां पर प्राप्त हो जाएगा, और इसको हम नाम डाल देंगे, क्या लिख देंगे? P' एंड Q'। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका चित्र बन जाता है। सरल सूक्ष्मदर्शी के अंदर दो चित्र बनाने हैं, एक जब बिना उपकरण के वस्तु को देखा जाता है, और दूसरा जब किसी उपकरण की सहायता से वस्तु को देखा जाता है। तो जब सहायता से वस्तु को देखेंगे तो प्रतिबिंब वस्तु के पीछे बनेगा, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और आवर्धित बनेगा। तो यहां पे हम लिख देते हैं प्रतिबिंब की विशेषताएं। इसका जो प्रतिबिंब बनेगा, किसका? सरल सूक्ष्मदर्शी का प्रतिबिंब की विशेषताएं हम यहां पे लिख लेते हैं। प्रतिबिंब की क्या विशेषताएं बनेंगी? सर आवर्धित बनेगा, आवर्धित का मतलब आप जानते हैं, बड़ा बनेगा। सर सीधा बनेगा। सर आभासी बनेगा, वास्तविक नहीं बनेगा, आभासी बनेगा। वास्तव में प्रकाश की किरणें एक दूसरे को काट नहीं रही हैं। तो ये एक छोटा सा प्रश्न यहां से आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद में हम बात करते हैं इसकी आवर्धन क्षमता की। आवर्धन क्षमता की ये सब चीजें आप लोग लिख लेना। आप लोगों को जो इनके नोट्स हैं वो भी उपलब्ध करवा दिए जाएंगे, मेरे हाथ से लिखे हुए नोट्स हैं। इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सअप नंबर के ऊपर आप मैसेज छोड़ेंगे, डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी मिल जाएगा और हमारे व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक भी मिल जाएगा, वहां पर जाकर के भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो अपन बात करते हैं इसकी आवर्धन क्षमता। किसकी आवर्धन क्षमता? सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता, जिसे हम स्मॉल m से लिखने वाले हैं। एक नंबर का प्रश्न यहां से पूछा जा सकता है। तो हम यहां पे क्या लिखेंगे? लेंस के द्वारा, जो हमने लेंस काम में लिया था, लेंस के द्वारा आंख पर बना वस्तु का दर्शन कोण, वस्तु का दर्शन कोण। आंख के ऊपर वस्तु ने कितना एंगल बनाया, आंख के ऊपर लेंस के द्वारा, तो ये वस्तु का प्रतिबिंब हमें प्राप्त होता है। और इसने आंख के ऊपर मुख्य अक्ष के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाया, इसे हम कह देते हैं बीटा। तो ये जो बीटा है इसे हम कहेंगे लेंस के द्वारा आंख पर बनने वाला दर्शन कोण। यहां पे हम आंख रख लेते हैं, ठीक है। तो लेंस के द्वारा आंख पर बनने वाला वस्तु का दर्शन कोण, बटा में हम लगाएंगे बिना उपकरण के। हमने जब कोई भी उपकरण नहीं लगाया, बिना उपकरण आंख पर बना दर्शन कोण, आंख पर बना दर्शन कोण, ये ले लेते हैं हम यहां पर। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? सर m इज इक्वल्स टू हमारे पास बन जाएगा बीटा अपॉन अल्फा, क्योंकि लेंस के द्वारा जो एंगल बन रहा है उसको हम बीटा कह रहे हैं और जो बिना उपकरण के बन रहा है उसे हम अल्फा कह रहे हैं। तो बीटा अपॉन अल्फा जो है वो हमारे पास इसकी आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला बन जाएगा। तो एक नंबर का प्रश्न में, छोटे प्रश्नों में ये फॉर्मूला भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। अब हम इसकी बात करते हैं। हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि सर जब ये एंगल अल्फा बहुत छोटा होगा तो इसको हम कह सकते हैं साइन अल्फा, क्योंकि नोट यहां पे मैं लिखता हूं, नोट यदि जो कोण है अल्फा तथा बीटा क्या है, अति अल्प है, बहुत ज्यादा अल्प हैं, अति अल्प हैं,
तो tan अल्फा जो होगा वो भी अप्रोक्सीमेट अल्फा होगा एंड tan बीटा जो होगा वो भी अप्रोक्सीमेट बीटा होगा। तो फाइनली हम यहाँ पे कह सकते हैं कि सर tan बीटा अपॉन tan अल्फा लगा दीजिए। tan बीटा और tan अल्फा का मान निकाल लेंगे हम इन दोनों चित्रों से और वो हम यहाँ पे चिपका देंगे। बताइए बेटा tan बीटा कितना है, पहले मैं tan बीटा निकाल लेता हूँ। tan का मतलब होता है लाल बट्टा कक्का, लंब बटे आधार। तो इस बीटा के सामने वाली जो वैल्यू होगी वो लंब होगा, ये आधार होगा। यदि आप P डैश Q डैश को हाइट ले रहे हैं तो P डैश O इसका आधार लेना पड़ेगा। और ये दोनों त्रिभुज समरूप त्रिभुज हैं, PQ वाला और P डैश Q डैश वाला दोनों समरूप त्रिभुज हैं। क्यों है? क्योंकि ये एंगल 90 डिग्री का दोनों में, बीटा एंगल दोनों में कॉमन आ रहा है, तो तीसरा जो एंगल यहाँ पे बनेगा वो डेफिनेटली दोनों में सेम होगा ही होगा, इसलिए ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। और बिंब की जो दूरी हम लिखते हैं उसको हम क्या लिखते हैं, माइनस यू लिख देते हैं, माइनस यू लिख देते हैं। और यहां पर ये जो d है इसको भी हम नेगेटिव के अंदर लेने वाले हैं। क्यों? क्योंकि हम चिन्ह परिपाठी में पढ़ चुके हैं कि प्रकाश के आने की दिशा के विपरीत चल करके नापी गई दूरियां हमेशा नेगेटिव ली जाती हैं। तो ये u जो है वो नेगेटिव हो जाएगा और ये d है वो भी हमारे पास नेगेटिव आ जाएगा। तो tan बीटा का फॉर्मूला क्या बनेगा? यदि मैं छोटे वाला त्रिभुज लेऊं, छोटे वाला क्यों लेऊंगा? क्योंकि ये वाली दूरी मेरे पास है, इसको मैं कैलकुलेट कर सकता हूं। तो त्रिभुज QPO का जो ट्राइंगल है इससे यहां पे आप tan बीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। तो लंब हो जाएगा हमारे पास PQ और बीटा बटा में आधार हो जाएगा माइनस यू। सिमिलरली आप tan अल्फा का मान निकाल लीजिए, tan अल्फा का मान इस त्रिभुज से आ जाएगा, तो इसका लंब जो है वो PQ बटा में माइनस D। ये दोनों वैल्यू सर हम यहाँ पे रख देंगे तो m के बराबर हमारे पास वैल्यू आ जाएगा PQ अपॉन माइनस यू, और बटा में जब जाएगा तो PQ गुणा में ले जाऊंगा तो उलट जाएगा माइनस D। PQ ने PQ को काट दिया, माइनस से माइनस को काट दिया, तो D अपॉन यू जो है वो इसकी आवर्धन क्षमता आ जाती है। एक नंबर का प्रश्न यहां से यह भी पूछा जा सकता है कि इसकी आवर्धन क्षमता का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। 4 नंबर के प्रश्नों में, 3 नंबर के प्रश्नों में भी यहां से आपसे बड़ा प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आपको याद हो जाना चाहिए m बराबर d अपॉन यू। d क्या है? स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी। u क्या है? कितनी दूरी पर आपने उस सूक्ष्म वस्तु को रखा था। उम्मीद करता हूं कि ये बात आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसके बाद यहां से 2 विशेष स्थितियां भी पूछी जाती हैं कि साहब ये जो अंतिम प्रतिबिंब हमारे पास बन रहा है, ये जो प्रतिबिंब P डैश Q डैश हमारे पास बन रहा है, ये स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी पर बनना चाहिए। ये कितनी दूरी पे बन रहा है हमें नहीं पता सर, हमें तो ये प्रतिबिंब स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी यानी कैपिटल D के ऊपर चाहिए, पहला केस। दूसरा केस, ये जो प्रतिबिंब है वो अनंत पर बने, हमें नहीं पता ये कहाँ रखें, लेकिन हमें ये प्रतिबिंब अनंत पे बनना चाहिए। तो ये प्रतिबिंब अनंत पे प्राप्त करने का तरीका क्या होगा कि इस PQ को आप खिसका करके पीछे फोकस पे रख दें, और उत्तल लेंस में हम जानते हैं कि जब फोकस के ऊपर बिंब रखा जाएगा तो उसका प्रतिबिंब जो है वो अनंत पर बनेगा। यहां से एक छोटा प्रश्न आता है, सरल सूक्ष्मदर्शी के उपयोग लिखिए। तो सरल सूक्ष्मदर्शी के उपयोगों की यदि हम बात करें तो एक होता है जो घड़ी साज मेकर होता है, घड़ी को ठीक करने वाला होता है, वो इसका उपयोग करता है। आजकल मोबाइल फोन वगैरह जो हैं उनको ठीक करने के लिए जो ऑपरेटर होता है वो भी अपनी आंख के ऊपर सरल सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करता है। तो इस तरह से 2-3 उपकरण जो उपयोग जो हैं, एंड लेबोरेटरी के अंदर एक्सपेरिमेंट को लेने के लिए या रिजल्ट लेने के लिए तो प्रयोगशाला के अंदर भी सरल सूक्ष्मदर्शी का जो है वो उपयोग किया जाता है। तो इस तरीके से आप लोगों का ये टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। डायग्राम मैं यहाँ पर रिमूव कर देता हूँ। अब मैं इसकी 2 विशेषताएं जो हैं, अंतिम सिचुएशन जो हैं, विशेष स्थितियाँ जो हैं वो अपन यहाँ पे और याद कर लेते हैं। विशेष स्थितियाँ नंबर 1, अंतिम जो प्रतिबिंब है, अंतिम प्रतिबिंब क्या, इसमें तो एक ही प्रतिबिंब बनेगा, तो प्रतिबिंब स्पष्ट देखने की जो न्यूनतम दूरी होती है, न्यूनतम दूरी उसके ऊपर यदि बने तो क्या होगा। कई दफा ये प्रश्न पूछा जाता है, अन्यथा बहुत कम प्रोबेबिलिटी संभावना रहती है। अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी पर बने, प्रतिबिंब की दूरी को हम v से लिखते हैं,
प्रतिबिंब की दूरी को हम किससे लिखते हैं? v से लिखते हैं। प्रतिबिंब कहां बन रहा है? बिंब के पीछे बन रहा है, यानी आने वाले प्रकाश के विपरीत दिशा में चल करके ही हमें वो दूरी नापनी होगी। और कितनी दूरी? स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी किससे लिखेंगे? d से। और प्रकाश के विपरीत दिशा में चल करके ले रहे हैं, इसलिए हमें यहां पे क्या लगाना पड़ेगा? माइनस लगाना पड़ेगा। बिंब की जो दूरी है, बिंब की दूरी, तो बिंब की दूरी को हम किससे लिखेंगे? माइनस u से लिखेंगे। उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी वो हमारे पास पॉजिटिव होती है और उसको हम f लिख लेते हैं। तो लेंस का जो समीकरण है उसका हम यहाँ पर उपयोग कर लेते हैं। 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। वैल्यू चिपका दो यहाँ पर। 1/f हो गया सर, ये वैल्यू हो गई 1/-d। माइनस फॉर्मूले का चल रहा है, u की वैल्यू माइनस u हो जाएगी। ये हो जाएगा माइनस 1/d और ये माइनस माइनस हो गया प्लस का u। इसको हम लिख देंगे 1/f लिख देंगे। ये जो माइनस 1/d है इसको दूसरी तरफ ले जाओ तो 1/f प्लस 1/d बराबर 1/u हो जाएगा। सर सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता में हमने पढ़ा कि यदि d/u मिल जाए तो उसको हम आवर्धन क्षमता m लिख सकते हैं। d/u मिल जाए, इस समीकरण में d/u बनाओ। d/u बनाने के लिए सर क्या करें? पूरी समीकरण को हम d से गुणा कर देते हैं, पूरी इक्वेशन को हम यहाँ पर d से गुणा कर देते हैं। तो ये बन गया सर d/f प्लस d/d बन गया 1 और ये बन गया d/u। देन m बराबर ये जो d/u है उसके बराबर में हमारे पास वैल्यू आ गई 1 प्लस d/f। तो ये हमारे पास इसका दूसरा फॉर्मेट बन जाता है। जब प्रश्न आए कि सरल सूक्ष्मदर्शी से प्रतिबिंब जो है वो स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी पर बने, उस समय उसकी आवर्धन क्षमता का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। तो बड़ा सरल फॉर्मेट है, आपको याद रखना है। हमें लेंस समीकरण लेके चलनी है, उसमें दो चीजें हमें रखनी पड़ेंगी। क्योंकि हम प्रतिबिंब को स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी पर बना रहे हैं, इसलिए उसकी जगह माइनस डी लगेगा। बिंब की दूरी को हम माइनस यू लेते हैं। फोकस दूरी उत्तल लेंस की पॉजिटिव होती है। सबको जब अपन रखेंगे, सोल्व करते जाएंगे तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। क्लियर? अब इसके बाद में आप एक बार फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में हम इसका जो दूसरा पार्ट है वो भी सॉल्व कर लेते हैं। चलिए, प्रतिबिंब जो है वो कहां पर बने, लास्ट में मैं यहीं से ही अपडेट कर लेता हूं। प्रतिबिंब अनंत पर बने, प्रतिबिंब अनंत पर बने। प्रतिबिंब यदि अनंत पर बनेगा तो भैया हम v की जगह क्या लिख देंगे? अनंत लिख देंगे। बिंब को तो हम माइनस u पर ही रखेंगे। फोकस दूरी हमारे पास ये है, केवल एक सिचुएशन बदलने वाली है। प्रतिबिंब अनंत पे बनना चाहिए तो v की जगह हमारे पास अनंत हो जाएगा। सर ये v की जगह, अभी तो फॉर्मूला लिखा है हमने, है ना, अभी तो लेंस का समीकरण लिखा है। तो लेंस समीकरण जब अपन लिखेंगे तो v की जगह हम अनंत लिख देंगे और 1 अपॉन अनंत जो होता है वो 0 होता है। 0 को अपन यहां से हटा देंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या बनेगी? नहीं आया समझ में? माइनस माइनस प्लस हो गया। 1 अपॉन f बराबर 1 अपॉन u। और सर हम तो जानते हैं कि हम तो d अपॉन u को m लिखेंगे, तो बेटा इसको भी ऊपर नीचे d से गुणा कर दो। जब हम इसको ऊपर नीचे d से गुणा करेंगे, d अपॉन f d अपॉन u, d अपॉन f d अपॉन u, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा? d अपॉन u जो है उसको मैं m लिख सकता हूं, तो इधर मेरे पास आ जाएगा d अपॉन f। तो ये जब प्रतिबिंब को अनंत पे प्राप्त करना है उस समय का फॉर्मूला आ जाएगा। और आपको मैंने पहले भी कहा था कि अभी तो हमने प्रतिबिंब को u दूरी पे लिखा है। जब हम प्रतिबिंब को अनंत पे चाहते हैं तो जो u की दूरी है, यानी बिंब को कहां रखेंगे? हम फोकस पे रखेंगे, तो u की जगह हमारे पास f आ जाएगा। इस तरीके से सरल सूक्ष्मदर्शी का जो टॉपिक है वो आपका कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आपको समझ में आ गया हो तो प्लीज आप वीडियो को लाइक कर दें। और आप सभी से मेरा अनुरोध है, प्लीज वीडियो का लिंक अपने सभी फ्रेंड्स के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करके हमें सपोर्ट करें, ताकि हम आप लोगों के लिए और बेहतरीन टॉपिक्स जो हैं वो लेकर के आएंगे।